हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं हमारे बी ए बी एस फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 39 से लेके और पेज नंबर 44 तक। ठीक है, तो हमारी इससे पहले वाली थ्योरम्स हम कर चुके हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहती है कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी। आर क्या है? इंटीग्रल डोमेन है विद यूनिटी, यूनिटी भी उसके पास है। शो दैट इफ ए इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर देन ए इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर ऑफ एक्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये तो। ए एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर का, और उस आर की हेल्प से आपने जो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाया है उसके अंदर भी ए इररिड्यूसिबल एलिमेंट ही होगा। तो लेट हम मान लेते हैं कि ए आर एक्स का एलिमेंट है, लेकिन वहां पे वो इररिड्यूसिबल है। ए आर एक्स का एलिमेंट है, सच इररिड्यूसिबल नहीं है, सॉरी। यानी इसने कहा तो ये है कि आप ये प्रूव करो कि ए जो है इसका भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा, लेकिन हम मान लेते हैं ये इसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, और फिर हम दिखा देंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। यानी ए इररिड्यूसिबल नहीं है, ये गलत है, यानी ए इररिड्यूसिबल है। देखो, अगर ए इसके अंदर इररिड्यूसिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। देखो, इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप उसको एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख पाओ तो इनमें से एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये इररिड्यूसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको दो एफ एक्स और जी एक्स इस टाइप से मिल जाएंगे, जहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स मिल जाएगा, और ये नॉन यूनिट्स होंगे। कोई भी यूनिट नहीं होगा, नॉन यूनिट्स होंगे, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल नहीं है। डेफिनेशन की थी ये तो ए इज इक्वल टू एफ जी हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है तो इनकी डिग्री भी इक्वल होगी, लेकिन डिग्री जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन की, इसको क्या लिख सकते हो? डिग्री ऑफ एफ प्लस डिग्री ऑफ जी। डिग्री ऑफ ए, किसी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, किसी कांस्टेंट की डिग्री जीरो होती है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो? ए इंटू एक्स रेस टू द पावर जीरो, तो जीरो इसकी डिग्री हो गई। डिग्री ऑफ एफ प्लस डिग्री ऑफ जी। अब एक बात बताओ, दो नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जीरो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। यानी एफ और जी दोनों के दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जीरो होती है वो कैसे होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि उनमें एक्स की कोई पावर नहीं आएगी, क्योंकि डिग्री जीरो है। एक्स की पावर जीरो वाली टर्म ही आएगी, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे तो वो आर में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? एफ को सम इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सम ए लिख सकते हो, जी एक्स इज इक्वल टू सम बी लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो ना। तो जब भी किसी आर के मेंबर के इक्वल आ रहे हैं, ए के, बी के, सी के, किसी भी कांस्टेंट के मान लो, तो इसका मतलब ये एफ और जी भी तो आर के मेंबर हो गए। अब इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू एफ इंटू जी, एफ जी आर में बिलोंग करते हैं, आर नॉन यूनिट्स। ये चीज़ क्या बताती है कि ए तो हमारा एफ जी के इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में ही लिया था। ए एफ जी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल था, और जो एफ और जी हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं? आर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, विच आर नॉन यूनिट्स। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट ए इज इररिड्यूसिबल। ठीक है, यानी यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि आप ए को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि रिड्यूसिबल की डेफिनेशन ही होती है कि ए को आप एफ इंटू जे लिख पाओ जहाँ पे दोनों नॉन यूनिट्स हों। लेकिन हमने तो ये माना था कि ए क्या है? इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर का। तो आर का इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, और आप कह रहे हो आप ए को एफ इंटू जी लिख सकते हो जहाँ पे ये आर के एलिमेंट है और वो नॉन यूनिट है। ये वाली चीज़ कहती है कि वो इररिड्यूसिबल नहीं है आर के अंदर। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग है। ए जो है वो कैसा है? हमारा इररिड्यूसिबल है आर एक्स के अंदर, वेन एवर ए इज इररिड्यूसिबल इन आर। जब वो आर के अंदर इररिड्यूसिबल है तो वो आर एक्स के अंदर भी इररिड्यूसिबल ही होगा। नेक्स्ट थ्योरम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है, अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, वही चीज़ इसमें दी, देन एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर एक्स इज एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो इसने वही कहा है कि आर एक्स के अंदर का हर कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होगा? इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। वैसे भी देख लो आप, आर एक्स है, इसमें क्या होंगे? सारे पॉलिनोमियल्स ही होंगे, तो इसके अंदर कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट उठा लो वो एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ही होगा।
देखो, अब एफ एक्स किस में बिलोंग करता है? आर एक्स में बिलोंग करता है। ये हमने ले लिया, आर एक्स से कोई एफ एक्स ले लिया हमने, सच दैट वो कैसा है? इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। एफ एक्स कैसा है? इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो इसने वही कहा है, इसका कोई भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट ले लो, वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। तो एफ एक्स को आपने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्रूव करना है। मान लेते हैं वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं है, यानी वो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, यानी आप उसको जी एक्स और एच एक्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे ओब्वियसली जब एफ एक्स इसमें से है तो जी एक्स भी इसमें से होगा और एच एक्स भी इसमें से ही होगा, जहाँ पे इनकी डिग्री क्या है? दोनों ही ग्रेटर देन जीरो है। क्योंकि वो इररिड्यूसिबल होता तो इनमें से कोई एक कांस्टेंट आता, यानी उसकी डिग्री जीरो होती, लेकिन ये रिड्यूसिबल है, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों की डिग्री जीरो से ज़्यादा आएगी। अब जैसा कि जी और एच की डिग्री पॉजिटिव है, देयरफॉर जी और एच कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसका मतलब वो आर में बिलोंग नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते तो ही तो हमको, जैसे जी है, अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता तो जी को आप इज इक्वल टू सम के लिख देते, एच को इज इक्वल टू सम एल लिख देते, यानी ऐसा कुछ। कांस्टेंट मतलब वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और वो कांस्टेंट कहाँ से आएगा? आर से। तो इसका मतलब ये आर में बिलोंग कर जाते अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाते, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है तो आर में बिलोंग नहीं कर सकते। तो आर में अगर बिलोंग नहीं कर सकते तो दिस कैन नॉट बी यूनिट्स इन आर। अब आर में बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो आर के अंदर यूनिट कैसे बन सकते हैं? और अगर आर के अंदर यूनिट नहीं बन सकते हैं तो आर एक्स के अंदर यूनिट नहीं बन सकते, क्योंकि हमने कल ही एक थ्योरम की थी कि आर अगर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो इसकी और इसकी यूनिट्स सेम होती हैं। तो आप कह रहे हो कि आर के अंदर ये दोनों यूनिट नहीं बन सकते, तो वो आर एक्स के अंदर भी यूनिट नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी यूनिट्स तो बिल्कुल सेम है। तो ये आर एक्स के अंदर यूनिट नहीं है, इसका मतलब एफ इज नॉट एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। देखो ध्यान से समझना, एफ को आपने जी इंटू एच लिखा है, एफ एक्स को आपने जी एक्स इंटू एच एक्स लिखा है, और आप कह रहे हो कि जो जी एक्स है और एच एक्स है ये क्या? यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है मतलब वो नॉन यूनिट्स हैं। तो ये वही तो डेफिनेशन है ना, जैसे ऊपर भी हमने किया था कि ए को आप एफ इंटू जी लिख रहे थे, जहाँ पे एफ और जी नॉन यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो हमारा कैसा है? रिड्यूसिबल एलिमेंट है। अगर ये यूनिट नॉन यूनिट्स हो जाते हैं तो वो रिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है, और यूनिट हो जाते हैं अगर इनमें से एक भी तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है। यानी नॉन यूनिट्स मतलब वो रिड्यूसिबल है, तो नॉन यूनिट्स मतलब वो रिड्यूसिबल है। लेकिन अभी तो हमने कहा था वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हमने लिया था, और आप कह रहे हो वो रिड्यूसिबल एलिमेंट है। ये तो आप यही कह रहे हो कि आपने जो माना है उसी की अपोजिट बात आ गई है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब कब कॉन्ट्राडिक्शन आई? जब हमने ये माना कि वो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, यानी विच इज़ इररिड्यूसिबल, यानी ये गलत है, वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, यानी इररिड्यूसिबल एलिमेंट यानी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। दिस प्रूव्स द थ्योरम। अब पता है क्या है, थोड़ी सा आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं तो आप रिड्यूसिबल के लिए ये चीज़ लिख रहे हो, कहीं पे आप रिड्यूसिबल के लिए ये चीज़ लिख रहे हो। तो मैं आपको एक पेज पे एक जगह लिख के बताती हूँ कि अगर कोई रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाता है तो क्या क्या होगा। अब देखो, अगर एफ एक्स जो है वो हमारा रिड्यूसिबल हो जाता है तो इनमें से कोई भी यूज़ की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और थ्योरम। क्या? कि आप एफ एक्स को जब जी एक्स इंटू एच एक्स लिख रहे हो, एफ एक्स को जब आप जी एक्स इंटू एच एक्स लिख रहे हो, तो वो ये भी कह सकता है कि जो इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री है दोनों ज़ीरो से बड़ी होंगी, क्योंकि अगर इनकी डिग्री ज़ीरो से बड़ी नहीं हुई, यानी अगर उनकी डिग्री ज़ीरो हो गई किसी एक की भी, तो वो रिड्यूसिबल नहीं रहता, वो इररिड्यूसिबल बन जाता है। हमने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये किया था कि अगर आप एफ एक्स को जी एक्स इंटू एच एक्स लिख रहे हो और वो इररिड्यूसिबल है, तो इनमें से एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ही होगा, एक की डिग्री तो ज़ीरो होगी ही होगी। तो रिड्यूसिबल की कंडीशन क्या है? कि दोनों की डिग्री ज़ीरो से बड़ी आए। और इस टाइप से भी आप लिख सकते हो जहाँ पे जो एफ एंड जी नहीं, जो जी और एच है, जी और एच हैं, ये क्या है? नॉन यूनिट्स, यानी ना तो ये यूनिट होना चाहिए, ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और ना ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही चीज़ है, ये भी कह सकता है कि इन दोनों की डिग्री ज़ीरो से बड़ी होगी, और ये भी कह सकता है ये दोनों क्या होंगे? नॉन यूनिट्स होंगे। अब देखो, आप आर क्या है? कोई यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है
देन आर एक्स में से कोई भी एफ एक्स आपने उठा लिया, ये उसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ either f is an irreducible element of R or f is an irreducible polynomial of R of x। देखो पता है क्या कह रहे हैं कि जो एफ एक्स है ना वो आर एक्स का इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर आप आर एक्स के अंदर एफ एक्स की इररिड्यूसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो या तो एफ क्या बन जाए, आर का इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाए। यानी सिंपल सी बात है, एफ एक्स जो है वो आर एक्स का इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ या तो एफ आर का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाए कि वो आर एक्स का है तो आर का भी बन जाओ। अगर ऐसा नहीं है, आप आर एक्स पे ही बात करना चाहते हो, तो ये कह रहा है हमें एक कंडीशन और दूंगा। अगर आप आर एक्स पे ही काम करना चाहते हो, एफ इररिड्यूसिबल तो हो ही हो, साथ में प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी बन जाए आर एक्स का। यानी इस एफ एक्स इज इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर एक्स इफ एंड ओनली इफ या तो एफ आर का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाए या ये उसका इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्लस उसका प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बन जाए। तो इनमें से अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो इसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा, और अगर एफ एक्स इसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इसको प्रूफ कैसे करना है चलो वो देखो। आपने क्या किया, एफ एक्स क्या है, कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट मान लिया आपने आर एक्स के अंदर, जो कि इन्होंने कहा था हमें। तो हमने इसके अंदर इररिड्यूसिबल एलिमेंट उसको मान लिया, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि या तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर का या फिर वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्लस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है आर एक्स का। देखो अगर ये उसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो गया तो ये तो हमने थ्योरम की थी कि आर और आर एक्स के अंदर की यूनिट सेम होती हैं और एफ आर में बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। यानी यहाँ पे इसने सिर्फ यही कहा कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो एफ आर में बिलोंग करे या फिर एफ आर में बिलोंग नहीं करे। तो एक कंडीशन में हम दिखा देंगे कि वो उसका आर का इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है, और दूसरे केस में हम दिखा देंगे वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्लस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बन जाता है आर एक्स का। तो अगर एफ आर में बिलोंग करता है तो एफ क्या बन जाएगा, आर का इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा। देखो एफ एक्स क्या है, उसका इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर एक्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये यूनिट तो हो नहीं सकता। और आप कह रहे हो कि जो आर है और आर एक्स है इनकी यूनिट सेम होती हैं, तो इसका मतलब एफ जो है आर का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आर एक्स के अंदर यूनिट नहीं है तो इसकी और इसकी यूनिट सेम है, तो ये आर के अंदर भी यूनिट नहीं हो सकता। तो एफ क्या हो जाएगा, हमारा आर का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर वो आर में बिलोंग नहीं किया तो हम ये प्रूव करेंगे कि दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी एफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल प्लस प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बन जाएगा आर एक्स का। देखो लेट करके चलो एफ इज इक्वल टू जी एच के इक्वल है। जैसा कि एफ एक्स इररिड्यूसिबल एलिमेंट है आर एक्स का, ऊपर ही लिया था हमने, और एफ को आप जी इंटू एच लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इनमें से किसी ना किसी एक को तो यूनिट होना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अगर वो रिड्यूसिबल एलिमेंट है और आप उसको इस टाइप से लिख रहे हो तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन यूनिट्स। क्योंकि यूनिट एक भी यूनिट कब होगा, अगर वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो जैसा कि वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो इनमें से किसी न किसी एक को तो यूनिट होना ही पड़ेगा, और आर एक्स और आर की यूनिट सेम होती हैं, तो इसका मतलब आइदर ऑफ जी और एच मस्ट बी इन आर। ओब्वियसली जब ये कह रहा है कि इनमें से एक यूनिट है तो जो इसकी यूनिट है वही एक आर में भी बिलोंग करेगी। जैसा कि इन्हें कहा कि जी और एच में से कोई एक आर एक्स की यूनिट होगा, और हमने कहा था इसकी और इसकी यूनिट सेम है, तो इनमें से जो आर एक्स का यूनिट होगा वही आर का भी यूनिट होगा। अब आर का यूनिट होगा मतलब आर में बिलोंग करेगा, और आर में कैसे हैं, सारे कॉन्स्टेंट पर पॉलिनोमियल, यानी उसकी डिग्री क्या है, ज़ीरो है। यानी या तो जी की या फिर एच की डिग्री क्या है, ज़ीरो है। दिस इम्प्लाइज f is irreducible and is therefore irreducible polynomial of Rx। देखो ये तो irreducible polynomial की ही डेफिनेशन है, क्या कि हमने कहा कि जो f को आप g इंटू एच लिख रहे हो और आपने दिखा दिया कि या तो g की डिग्री ज़ीरो है या फिर h की डिग्री ज़ीरो है, तो यही तो डेफिनेशन थी हमारे irreducible polynomial की। तो इसका मतलब ये क्या है, irreducible polynomial है Rx का। हमें प्रूव क्या करना था, irreducible polynomial प्लस प्रिमिटिव polynomial।
इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं प्रिमिटिव पॉलिनोमियल पे। हम जानते हैं कि हर कोई पॉलिनोमियल को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी किया था ना हमने, पीछे कल किया था लेक्चर में। कोई भी पॉलिनोमियल है, यहाँ क्या आएगा, उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी यानी कंटेंट इंटू F1 यानी कोई प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। इस टाइप से आप हर किसी पॉलिनोमियल को लिख सकते हो, बशर्ते कि जो इसने R दिया है वो क्या हो, इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो। हमने किया था, देखो R अगर कोई इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो और Fx जो है इस Rx का नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो आप Fx को उसके कंटेंट इंटू F1x के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ F1 क्या होगा, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होगा। तो वही हमने लिख दिया। अब जो हमने CF इसका जो कंटेंट है वो D मान लिया, यानी इसके कोफिशिएंट्स की GCD को हमने D मान लिया। अब जो इसकी वैल्यू D रख दी हमने, F इज इक्वल टू DF1। अब इसकी डिग्री F1 की डिग्री डिग्री ऑफ F के इक्वल होगी ऑब्वियसली, क्योंकि D क्या है, जस्ट एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि किन्हीं नंबर्स की GCD तो कोई नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब जो F1 की डिग्री है वो F की डिग्री के ही इक्वल होगी। अब जो एंड D जो है वो R में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ F1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। डिग्री 0 तो नहीं होगी ना, क्योंकि उस टाइम पे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो हमें बातें नहीं करनी। सो डिग्री ऑफ F1x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कि F1 इज नॉट बिलोंगिंग टू R। देखो रीजन क्या है, डिग्री ऑफ F क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, इसलिए हमने कह दिया कि जो डिग्री ऑफ F1 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाती है, वो R में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि R में तभी बिलोंग करता अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री 0 आ जाती, वो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये R में बिलोंग नहीं करता। जब बिलोंग ही नहीं करता तो उसकी यूनिट कैसे बन सकता है, यानी F1 इज नॉट यूनिट ऑफ Rx। अब जो F क्या था, D इंटू F1 के इक्वल था, और F1 यूनिट नहीं है, और F कैसा है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो यूनिट किसको होना पड़ेगा, D को। यानी हमने F को इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया है, और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या कहता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इनमें से कोई एक यूनिट होगा ही होगा। F1 यूनिट हो नहीं सकता, तो कौन यूनिट है, D। यही है हमारे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसके कोफिशिएंट्स की GCD यूनिट बन जाए, यानी उसका कंटेंट यूनिट बन जाए, तो वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो जाता है। तो ये प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो गया। अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं, यानी F कोई इररिड्यूसिबल एलिमेंट है R का। अब हमने क्या लिया, देखो ध्यान से समझना, F हमने ना R का इररिड्यूसिबल एलिमेंट लिया है। यानी कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हम ये लेके चलेंगे कि अगर ये या फिर ये, इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इम्प्लाई करेगा इस कंडीशन को। यानी अगर F इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है R का, तो Fx Rx का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा। और अगर F इररिड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो जाता है Rx का, तो भी Fx Rx का इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा। तो पहले इसने लिया कि F क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है R का। अगर F R का इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो F Rx का भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे भी किया था, स्टार्ट कन्वर्सली पार्ट से पहले जो पार्ट था वहाँ पे भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। यानी वो R का इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो Rx का इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है, और Rx का इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो वो R का इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाता है। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इसको वैसे भी ध्यान रखना हमेशा। अब बचा दूसरा केस कि वो उसका इररिड्यूसिबल प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रूव करना है कि वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएगा Rx का। यही प्रूव करना है, यानी ये चीज़ प्रूव कर दो, आपका थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो पहले देखो प्रूव क्या करना है, Rx का इररिड्यूसिबल एलिमेंट आपने उसको प्रूव करना है। मान के चलो F नाउ, नहीं माना नहीं है, जैसा कि ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ये तो हमने लिया है, इररिड्यूसिबल है और प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। तो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मतलब उसकी डिग्री 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं ले सकते हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के लिए हम इररिड्यूसिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, वो तो ऑब्वियसली इररिड्यूसिबल होते ही हैं। हम लेते हैं डिग्री जो है उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अब डिग्री एफ की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो R में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि R में कैसे हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो F R में कब बिलोंग करता, अगर F किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होता, यानी कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता। लेकिन डिग्री इसकी 1 है या 1 से बड़ी है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तो तब होता ना जब इसकी डिग्री 0 होती, तो ये R में बिलोंग नहीं करता।
अब आप कह रहे हो आर और आर एक्स की यूनिट सेम होते हैं, तो एफ कैन नॉट बी ए यूनिट। ऑब्वियसली जो एफ है वो एक मिनट, एफ क्या उसका इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है और वो आर में बिलोंग नहीं करता। और आप कह रहे हो कि जो आर और आर एक्स की जो है यूनिट्स वो सेम होती हैं। तो जैसा कि वो आर की भी यूनिट नहीं बन रहा है, क्योंकि वो आर में है ही नहीं, तो आर की यूनिट कैसे बनेगा? और अगर वो आर की यूनिट नहीं है तो वो आर एक्स की भी यूनिट नहीं बन सकता। तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट दिखाना था, पहले हमने दिखा दिया कि वो यूनिट नहीं है, क्योंकि इरेड्यूसिबल एलिमेंट की बात हम नॉन यूनिट एलिमेंट्स के लिए ही करते हैं ना। पहली कंडीशन यही होती है वो यूनिट नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हम इरेड्यूसिबल एलिमेंट की बात करते हैं। मोर ओवर एफ इज ए नॉन जीरो, एफ क्या है? नॉन जीरो है। मोर ओवर एफ इज नॉन जीरो। Now let us express f x is as f x is equal to g x into h x, जहाँ पे r x में, यानी हमने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें इसको इरेड्यूसिबल एलिमेंट दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जब उसको दो की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो आप, तो उनमें से एक हमारा क्या हो? यूनिट हो। तो देखो अब एज एफ इज ए इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल, एफ एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है और आप इनको दो की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब इनमें से कोई एक की डिग्री ज़ीरो होनी चाहिए। हमने मान ली जी की डिग्री ज़ीरो है, कोई एक की है, तो हमने जी की अपने आप ही मान ली कि जी की डिग्री ज़ीरो है। जी की डिग्री ज़ीरो है यानी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो ये आर में बिलोंग कर गया। और एफ है किसके इक्वल? जी इंटू एच के। अब ये हमें पता है कि अगर ऐसा है तो इसका कंटेंट इसके कंटेंट के इक्वल होगा। और कंटेंट ऑफ जी इंटू एच को क्या लिख सकते हो? कंटेंट ऑफ जी इंटू कंटेंट ऑफ एच। अब जैसा कि f प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है? उसका जो कोफिशिएंट्स का जीसीडी होगा, यानी f का जो कंटेंट होगा वो एक यूनिट एलिमेंट होगा, यानी c ऑफ f एक यूनिट होगा। और c ऑफ f इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी u के इक्वल होगी, जहाँ पे u एक यूनिट है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन u के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? सी जी u को डिवाइड करता है। जो सी जी है, कंटेंट है जो जी एक्स पोलिनोमियल का, इसके कोफिशिएंट्स की जो जीसीडी है वो यू को डिवाइड करती है। अब यू क्या है? यूनिट है। ये एलिमेंट इस यूनिट को डिवाइड कब कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ तब जब ये खुद भी एक यूनिट हो। ठीक है, क्योंकि किसी भी यूनिट को कौन डिवाइड कर सकता है? एक दूसरा यूनिट ही उसको डिवाइड कर सकता है, ये हमें पता है। ऑल्सो सी जी क्या है? जीसीडी ऑफ बी नॉट। बी नॉट मतलब जो जी के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जीसीडी ही तो कंटेंट ऑफ जी होता है, और जो जी है वो बी नॉट के इक्वल है। बी नॉट के इक्वल क्यों है? क्योंकि जी आर में है, और यानी हमने उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया था ना, तो जी बी नॉट के इक्वल है, तो जी इज इक्वल टू बी नॉट एंड बी नॉट इज इक्वल टू जी। ये दोबारा हमने फिर इसकी वैल्यू रख दी ना जी, तो सी जी इज इक्वल टू जी आ गया, यानी जी का कंटेंट उसी के इक्वल है। तो ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जी क्या बन जाए? यूनिट बन जाए। उस सोच के देखो, उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी उसी पोलिनोमियल के इक्वल है, तो इसका मतलब वो यूनिट है। पहली बात तो पोलिनोमियल छोड़ो, वो एक कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट का कंटेंट यानी उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी उसी के इक्वल है, तो वो यूनिट ही होगी। जी जो है वो एक यूनिट ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है। हमने यही तो दिखाना था कि जब एफ एक्स को आप जी एक्स इंटू एच एक्स लिख रहे हो तो उनमें से एक यूनिट होना चाहिए। हमने जी एक्स को यूनिट दिखा दिया। यूनिट कौन से वाला होगा? जिसकी डिग्री ज़ीरो होगी। अगर हम h की डिग्री को ज़ीरो मान लेते तो हमारा आ जाता कि जो h है वो कैसा है? यूनिट है, तो इरेड्यूसिबल वो फिर भी हो जाता। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये कहती है f कोई फील्ड है, तो एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ f ऑफ x इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ f ऑफ x एंड कन्वर्सली। यानी एफ एक्स का आपने इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिया, वो एफ एक्स का इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा, और अगर आप उसका एलिमेंट इरेड्यूसिबल ले रहे हो यानी इरेड्यूसिबल एलिमेंट उठा रहे हो, तो वही इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी होगा। अब देखो, बहुत बार ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल एलिमेंट कर रहा है। एक बार मैं दोबारा से आपको एक रिवीजन करा देती हूँ इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन की और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट था वो तो यही था ना कि कोई भी एलिमेंट किसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का इरेड्यूसिबल एलिमेंट कब होता था? कि ना तो वो ज़ीरो के इक्वल हो, ना ही वो यूनिट हो, और जब आपको उसको a इंटू बी लिख रहे हो तो इनमें से कोई एक यूनिट हो। ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट था। और इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या था? ये इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो और या फिर 1 हो। तो यही बात मैंने आपको उस टाइम कही थी
कि जो डिग्री है ज़ीरो हम लेते नहीं हैं, क्योंकि डिग्री ज़ीरो हो गई यानी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। वो तो ऑब्वियसली एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता ही है, उसको आप फर्दर कहाँ रिड्यूस करोगे। जिसका मतलब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की पॉलिनोमियल की, वो इरेड्यूसिबल कब होता है, अगर आप उसको दो के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हो तो किसी एक की डिग्री तो ज़ीरो होनी ही होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी डिवीजन। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। एफ एक्स आपने इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आपने उठा लिया, तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और अगर आप उसको जी इंटू एच लिख रहे हो तो उनमें से किसी एक की डिग्री तो ज़ीरो होगी। हमने मान लिया जी की डिग्री क्या है, ज़ीरो। तो अगर जी की डिग्री ज़ीरो है तो जी क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। अभी हमने पीछे किया था ना कि जिसकी डिग्री ज़ीरो बन जाती है उसी को हम फिर आगे हम क्या प्रूव कर रहे थे, यूनिट प्रूव कर रहे थे। तो इसी टाइप से जी भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स के अंदर यूनिट आ जाएगा। अब उसी टाइप से कर सकते हो, ऐसे कर तो ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके कर दिया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। अब ऑल्सो एफ बिंग इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, एफ एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है यानी उसकी डिग्री वन है या वन से बड़ी है, और इरेड्यूसिबल है तो वो नॉन जीरो है। जीरो के इक्वल थोड़ी हो सकता है, जीरो के इक्वल हो गया तो उसकी डिग्री जीरो हो गई, डिग्री तो वन या वन से बड़ी दे रखी है तो नॉन जीरो है। एंड नॉन यूनिट एलिमेंट है एफ एक्स का, क्योंकि देखो इरेड्यूसिबल एलिमेंट हो या इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो, फर्स्ट कंडीशन दोनों की ही सेम होती है कि ना तो वो जीरो के इक्वल हो और ना ही वो यूनिट हो, चाहे वो एलिमेंट हो या पॉलिनोमियल। दूसरी कंडीशन चेंज हो जाती है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट के केस में वो कहता है अगर आप p को a इंटू बी लिख रहे हो तो या तो a यूनिट हो या b यूनिट हो, और पॉलिनोमियल के केस में वो कहता है अगर आप उसको दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हो तो उनमें से किसी एक की डिग्री ज़ीरो हो। पहली कंडीशन दोनों की ही सेम होती है, यानी वो f जो है वो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट तो है ही, तो इसका मतलब f क्या बन जाएगा, एफ एक्स के अंदर भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल तो वो था ही, यानी नॉन जीरो और नॉन यूनिट तो वो था ही। दूसरी कंडीशन हमें क्या दिखानी थी कि अगर आप f को g इंटू एच लिख रहे हो तो इनमें से कोई एक यूनिट हो। आपने दिखा दिया कि g जो है वो यूनिट है, बस एक यूनिट दिखा दिया, तो f क्या बन गया, एफ एक्स का इरेड्यूसिबल एलिमेंट। यानी अगर वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा। और इसका कन्वर्स आप हमने थ्योरम 9.23 की है, यानी इससे जस्ट ऊपर वाली, देखिए इससे जस्ट ऊपर वाली में से ये कहा था, देखो कन्वर्स में हमने ये लेके चलना है कि वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है और प्रूव करना है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, यानी ये लेके चलना है कि वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है और फिर लास्ट में जाके अपने प्रूव करना है कि वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। यहाँ तक देखो आगे आती है हमारी एक थ्योरम जिसमें ना इसका फील्ड ऑफ क्वेश्चंस का जिक्र है। तो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस सबसे पहले फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ही देखते हैं, उसके बाद देखेंगे थ्योरम क्या है। फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, कोई भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन आर है उसके फील्ड ऑफ क्वेश्चंस को आप एफ से डिनोट करते हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और एफ में क्या आते हैं, पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ पे पी भी आर में से हो क्यू भी आर में से हो और क्यू नीचे वाला नॉन जीरो। इसको याद कैसे करोगे, जैसे रैशनल नंबर्स की हम बात करें, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन किस टाइप से दी जाती है, इसमें पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट आते हैं जहाँ पे पी भी जेड में से होता है, इंटीजर होता है, क्यू भी जेड में से होता है, इंटीजर होता है, और नीचे वाला क्यू नॉन जीरो है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल डोमेन आर यानी एफ क्या होता है, इसमें भी p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स ही आते हैं जहाँ पे p भी r में से हो, q भी r में से हो और जो q है वो नॉन जीरो। ठीक है, इस चीज़ के साथ आपको थोड़ा और भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फील्ड ऑफ क्वेश्चंस इंटीग्रल डोमेन r का। अब थ्योरम देखो, थ्योरम क्या कहती है, अगर r इंटीग्रल डोमेन है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन ही हो, इसने सिर्फ इंटीग्रल डोमेन दिया है और f के उसके फील्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देन एनी एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ध्यान रखना कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोल रहा है, ये जो कैपिटल एफ है वो क्या था, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस था।
तो उस कैपिटल एफ के फील्ड ऑफ क्वेश्चंस यानी इस टाइप के जो कोफिशिएंट्स आएंगे इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के पोलिनोमियल्स के, यानी एफ क्या था, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस था, उसकी हेल्प से हमने ये पोलिनोमियल की जो रिंग है वो बनाई है। और यहाँ पे जो पोलिनोमियल है, यहाँ कोफिशिएंट्स कहाँ से आते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है, और यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, पी बाई क्यू टाइप के हैं। यानी कोई भी पोलिनोमियल यहाँ से उठाओगे तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस टाइप से आएंगे, ए नॉट बाई बी नॉट, ए वन बाई बी वन, ए टू बाई बी टू एंड सो ऑन। जहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही आर में से होंगे, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। इतना हमें समझ आ गया है। तो इसने कहा कोई भी पोलिनोमियल वहां से उठाओ, उसको आप एक्सप्रेस कर पाओगे एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट एक्स बाई ए, एफ नॉट एक्स बाई ए, जहाँ पे ए आर का एक एलिमेंट होगा और एफ नॉट एक्स आर एक्स का एक पोलिनोमियल होगा। यानी पोलिनोमियल उठाओ एफ ऑफ एक्स से, उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाओगे, आर एक्स के एक पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय आर का एक एलिमेंट। देखो एफ एक्स ये था हमारे पास। अब हमने क्या किया, जो बी नॉट, बी वन, बी टू एंड अप टू बी एन, इसी चीज़ से तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसी चीज़ से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो उसको बाहर रख लिया, लेकिन मल्टीप्लाई अंदर ले गई। यानी जब हर टर्म की बात करते हैं, इस टर्म को जब आपने मल्टीप्लाई किया बी नॉट, बी वन, बी टू एंड सो ऑन अप टू बी एन से, तो बी नॉट से बी नॉट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, ए नॉट इंटू बी वन, बी टू, बी थ्री एंड सो ऑन अप टू बी एन। सिमिलरली यहाँ पे b1 से b1 कैंसिल हो जाएगा बाकी सारे, और a1 और x था ही पहले, एंड सो ऑन, यही चीज़ हो जाएगी। अब इस जो नीचे वाले टर्म है इसको a का नाम दे दो, और ये क्या है, पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है ना, और कहाँ का है, rx का है। रीज़न क्या है, ध्यान से समझना, ये पोलिनोमियल rx का कैसे हुआ। कोई भी पोलिनोमियल rx का कब होता है, अगर उसके अंदर कोफिशिएंट्स r से आए। जब सारे के सारे ए आईज और बी आईज आर के अंदर से हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है तो वो भी तो कहाँ से आएगी, आर से ही आएगी, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होने से पहले ये क्या है, एक रिंग है, और रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। तो कोई एलिमेंट्स उसके अंदर रहते हैं, उनकी प्रोडक्ट भी उसी के अंदर होती है। तो कोफिशिएंट सारे आर के अंदर से हैं, इसलिए ये पोलिनोमियल बन गया आर एक्स का, और ए नंबर हमने लिया है आर का। क्यों, क्योंकि ये सारे भी आर के एलिमेंट हैं, तो ये नंबर भी आर का ही हो गया। तो आप एफ एक्स का पोलिनोमियल हो उसको आप एफ नॉट एक्स बाई ए लिख सकते हो, जहाँ पे ये आर एक्स का पोलिनोमियल है और ये आर का एक नंबर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने कहा एफ कोई फील्ड है क्वेश्चंस का यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आर का। ठीक है, फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है, यानी एफ क्या है, इस टाइप का सेट है। देखो देखने में बड़ी लग रही है, वैसे कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ईजी बना लेंगे हम और भी। इफ द प्रिमिटिव पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, यहाँ तक सिर्फ इसने इतना ही कहा, आर एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और एफ आपने फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बनाया है, क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है यानी इंटीग्रल डोमेन तो है ही, और इंटीग्रल डोमेन है तो हम उसका फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। और हमने इस आर एक्स से एक प्रिमिटिव पोलिनोमियल एफ एक्स उठा लिया। प्रिमिटिव पोलिनोमियल मतलब उसके जो कोफिशिएंट्स की जीसीडी है वो एक यूनिट होगी। तो अगर उस प्रिमिटिव पोलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकते हो एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हुज कोफिशिएंट्स आर इन एफ, यानी उस पोलिनोमियल को आप दो पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख पा रही हो जहाँ पे कोफिशिएंट्स जो है वो एफ के अंदर से आएंगे उन पोलिनोमियल्स के, तो एफ एक्स को फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हैविंग द कोफिशिएंट्स इन आर। सिंपल सी बात है, अगर एफ एक्स को आप ऐसे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो जहां कोफिशिएंट एफ से आए, तो आप उसको ऐसे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो जहां पे कोफिशिएंट आर से आए। बहुत सिंपल है, प्रिमिटिव पोलिनोमियल उठाया, उसको उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया जहां कोफिशिएंट एफ से होंगे। प्रूफ क्या करना है, इस एफ एक्स को आप ऐसे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो जहां कोफिशिएंट आर से होंगे। अब कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स का है उसको जी नॉट एक्स बाई ए लिख सकते हो, ऊपर वाली थ्योरम में ही हमने किया। ये आर एक्स का पोलिनोमियल होगा, ये आर का एक मेंबर होगा, सिमिलरली ये चीज़ हो जाएगी। तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, जी नॉट एक्स एच नॉट एक्स बाई ए बी। जो जी नॉट है उसका कंटेंट आपने अल्फा मान लिया, यानी इसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी आपने अल्फा मान ली, और एच नॉट की कोफिशिएंट्स की जीसीडी आपने बीटा मान ली।
so that g naught and h naught x can be expressed as g naught x is equal to alpha g1x and h naught x is equal to beta h1x। ये हमने किया था। अगर वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी बन जाता है और वहां से आप पोलिनोमियल उठा रहे हो जी नॉट एक्स, क्योंकि आर एक्स से हमने पोलिनोमियल उठाया है और आर क्या था, इंटीग्रल डोमेन तो है ही वो। तो इंटीग्रल डोमेन से कोई पोलिनोमियल उठाया है, इंटीग्रल डोमेन से बनने वाली रिंग ऑफ पोलिनोमियल से कोई पोलिनोमियल उठाया है, तो उसको क्या लिख सकते हो, उसके कंटेंट इंटू में सम प्रिमिटिव पोलिनोमियल। एंड सिमिलरली इसको भी उसका कंटेंट यानी उसके कोफिशिएंट्स की जीसीडी इंटू सम प्रिमिटिव पोलिनोमियल। थ्योरम थी ये तो। अब g1 और h1 ये दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट है, तो ये भी एक प्रिमिटिव पोलिनोमियल होगी, इनकी प्रोडक्ट भी, ये भी हमने थ्योरम की थी। अब g1x इंटू h1x इनकी प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। अब फ्रॉम वन क्या था, ये वाली चीज एफ एक्स इज इक्वल टू जी नॉट एक्स एच नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए बी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसने वैल्यू रख दी, जो जी नॉट एक्स था उसकी वैल्यू रख दी अल्फा जी वन एक्स, एच नॉट एक्स था उसकी वैल्यू रख दी बीटा एच वन एक्स। तो अल्फा बीटा जी वन एक्स एच वन एक्स बाई ए बी तो था ही, ए बी को उधर ले जाओ, ए बी इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा जी वन एक्स एच वन एक्स। नाउ जैसे कि एफ एक्स प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है, उसका कंटेंट निकालो। इसका कंटेंट आएगा क्या, ए बी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो एफ एक्स है इसके कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ए बी दिख रहा है ना, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ए बी। कंटेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स ही तो होता है, कोफिशिएंट की जीसीडी होती है, कोफिशिएंट एक ही है तो वही तो इसका कंटेंट हो गया। एंड सी कंटेंट किसका, अल्फा बीटा जी वन एच वन का क्या है, अल्फा बीटा है, क्योंकि यहाँ पे भी कोफिशिएंट अल्फा बीटा ही दिख रहा है आपको। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी वन एक्स इंटू एच वन एक्स के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ गया ना, तो अल्फा बीटा और ए बी कैंसिल कर दो, वन आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी वन एक्स इंटू एच वन एक्स आ जाएगा। पता चला ना आपको। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, इसका कंटेंट है ए बी, इसका कंटेंट है अल्फा बीटा, और ये इक्वल ही तो है, यानी कोई सेम यही चीज़ यहाँ है और यही चीज़ यहाँ है। इसका कंटेंट ए बी आ रहा है, इसका कंटेंट अल्फा बीटा आ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा ना, तो दिस इज काट दो तो वन आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी वन एक्स इंटू एच वन एक्स। यानी एफ एक्स को आप ऐसे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो जिनके कोफिशिएंट आर से आए, क्योंकि जी वन एक्स और एच वन एक्स आर एक्स से हैं, और आर एक्स में जो पोलिनोमियल होते हैं उनके कोफिशिएंट कहाँ से आते हैं, आर से। करोलरी देखो, if the primitive polynomial can be factorized as the product of two polynomials having rational coefficients, अगर रेशनल कोफिशिएंट के पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख रहे हो तो आप उसको ऐसे पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो जिनकी इंटीजर कोफिशिएंट्स होंगे। मैंने आपको रिलेट करके बताया था ना भी, इंटीजर और रेशनल बनाए थे हमने, और जो इंटीग्रल डोमेन से फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बनाया था, तो ये वही कह रहा है, जब उन पोलिनोमियल्स की जो कोफिशिएंट्स हैं वो फील्ड ऑफ क्वेश्चन से आए, तो आप ऐसे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो जहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से आए, उस आर से। वही चीज़ यहाँ पे है, रेशनल आए तो ऐसे में भी लिख सकते हो जिनके कोफिशिएंट इंटीजर से आए। ठीक है, तो आर को जेड मान लो, एफ को क्यू मान लो। अबव थ्योरम में सेम थ्योरम सेम प्रूफ। लास्ट थ्योरम देखो आज के लेक्चर की, लेट एफ बी द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इन आर। ठीक है, एफ क्या फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है, एफ वन और एफ टू दो प्रिमिटिव एलिमेंट्स हैं आर एक्स के, such that they associate in fx, then they are associates in rx also. फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बनाया, आर एक्स से आपने कोई दो प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स उठा लिए, कहाँ से उठाए हैं, आर एक्स से। अगर वो एफ एक्स के अंदर एसोशिएट है तो वो आर एक्स के अंदर भी एसोशिएट होंगे। एसोशिएट की डेफिनेशन क्या कहती है, ये एफ एक्स के अंदर एसोशिएट है ना, इसका मतलब एफ वन एक्स को आप के इंटू एफ टू एक्स लिख सकते हो, एसोशिएट्स की डेफिनेशन ही होती है ये तो। और के क्या होगा वहाँ पे, यूनिट होगा। सिंस द ओनली यूनिट्स ऑफ एफ एक्स आर द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ, बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। इसने हमें ये तो पता है जो एफ एक्स की यूनिट है वही एफ के यूनिट होंगे। बात समझने की कोशिश करो, ओनली यूनिट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ। क्यों, क्योंकि एफ के अंदर जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ना सारे यूनिट हैं, तो वही सारे एफ एक्स के अंदर भी यूनिट हो जाएंगे।
यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स एफ के जितने भी हैं सारे यूनिट्स हो जाएंगे। पहले ये देखो एफ में एलिमेंट्स थे कैसे, ऐसे एलिमेंट्स थे। तो ये जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। पी बाई क्यू है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन एग्जिस्ट करेगा? क्यू बाई पी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे के सारे क्या बन गए? यूनिट बन गए। और यानी इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स एफ की यूनिट है, और जो एफ की यूनिट वही एफ ऑफ एक्स की यूनिट। तो इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है ना वही फॉर्म करते हैं यूनिट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वही इसने कहा है। और आप कह रहे हो कि के जो है वो है यूनिट है, ऑब्वियसली जो वो यूनिट है ना, तो जो के है वो एफ में बिलोंग करता है एंड के इज यूनिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतना हमें समझ आ गया। तो ऑल्सो एफ इज द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आर, ये भी हमें पता है, इन्होंने दिया हुआ है एफ फील्ड ऑफ क्वेश्चंस है आर का। और नॉन जीरो के एफ में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? के इज इक्वल टू जी बाई एच, यानी जब वो एफ में है और एफ में एलिमेंट क्या है? पी बाई क्यू टाइप के हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों आर में हैं और जो क्यू है वो नॉन जीरो है। तो ये भी किसी जे बाई एच के इक्वल होगा, जहाँ जी और एच दोनों आर में से होंगे और एच नॉन जीरो होगा। अब फ्रॉम वन, वन क्या कहती है कि एफ वन एक्स इज इक्वल टू के टू एफ टू एक्स, और के की वैल्यू आपने निकाल ली, जे बाई एच तो वैल्यू रख दो, एच एफ वन एक्स इज इक्वल टू जी एफ टू एक्स आ जाएगा। ये देखना ध्यान से। अब f1 और f2 ये प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स हैं एंड g और h r में से हैं, तो इसका मतलब f1x एंड f2x आर एसोसिएट्स किसके अंदर? rx के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को ना आप ऐसे समझ लो, एसोसिएट में हम एक और डेफिनेशन करते थे ना कि ए एंड बी एसोसिएट्स हैं अगर ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे। जब आप इसको इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो तो इसका मतलब f1x f2x को डिवाइड करता है और f2x f1x को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? f1x और f2x क्या बन गए? एसोसिएट्स। हेंस f1 एंड f2 आर एसोसिएट्स इन rx। यहाँ से आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लगभग 3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हमारा जो पूरा मैथ है ग्रुप्स एंड रिंग्स वो कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।